नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की। क्या हम लोग सुरक्षित हैं, ये चर्चा हमारी चल रही है। सुरक्षा की चर्चा चल रही है। हमने जाना कि हर कदम कदम पर हमें सुरक्षा को खतरा होता है, तो हम कौन सी सुरक्षा की चर्चा यहां पर कर रहे हैं वो हमने पढ़ा है। और आज हम लेक्चर नंबर 5 पर है और लेक्चर नंबर 5 में हम आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम चर्चा करेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो ट्रेडिशनल की चल रही थी, पारंपरिक की चल रही थी। अब हम बात करेंगे अपारंपरिक या गैर पारंपरिक जो सुरक्षा की धारणा है उसकी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू कर देते हैं आज के लेक्चर को। धांसू धमाकेदार जिंदाबाद जो लेक्चर है अपना उसको। देखिए, अभी तक हम सुरक्षा पे चर्चा करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको सुरक्षा का एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूं। बनवा दूं? चलो भाई, सुरक्षा हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सिक्योरिटी के बारे में, सुरक्षा के बारे में। सुरक्षा की जब हम चर्चा करते हैं तो हमने ये बात कही है कि खतरों से जो आजादी मिल जाए वही क्या है? सुरक्षा। खतरों के खिलाड़ी नहीं है भी है पे ठीक है, बनना भी नहीं है कि खतरों के खिलाड़ी बने। नहीं नहीं, जीवन प्यारा है, भगवान ने जीवन दिया, अपन को ऐसा जीवन गंवाना नहीं है। खतरों के खिलाड़ी 2 बार लोगों की ताली सुनने के लिए मर जाए, ऐसा काम नहीं करना बेटा ठीक है ना। वो ये सब जीवन में शौक पालो ही मत। खतरों के खिलाड़ी का नहीं बनना भाई। कोई बोले आजा गाड़ी की रेस लगाते हैं, देखते हैं खतरों के खिलाड़ी। अरे भाई तू लगा, कल को खतरों के खिलाड़ी के चक्कर में भगवान ने देख लिया, अच्छा मुझे चैलेंज करो और उठा लिया, तो भैया जिंदगी बाकी ऐसे चली जाएगी। ठीक है ना। तो सुरक्षा, खतरों से आजादी मिलना सुरक्षा है। उसमें फिर हमने ये चर्चा करी कि जीवन के केंद्रीय मूल्यों को जो प्रभावित कर दे, ऐसे खतरों से बचना बड़ा बात है। तो इसमें हमने बात करी कि सुरक्षा को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है पारंपरिक सुरक्षा, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा है बच्चों अपारंपरिक या गैर पारंपरिक, अपारंपरिक सुरक्षा या अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा। ये जो पारंपरिक वाला है, ये जो ट्रेडिशनल वाला है, इस ट्रेडिशनल वाले में हमने क्या चर्चा करी? हमने चर्चा करी बाहरी सुरक्षा, जिसको मैं इंग्लिश में, मतलब मैं क्या, सभी इंग्लिश में वही बोलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। और दूसरी थी आंतरिक सुरक्षा, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी। ये है आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर? बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का मतलब अपन ने ये पढ़ा था कि सैन्य खतरों से बचाव मिलना चाहिए। मतलब जो हमारे आस पड़ोस के मुल्क या जिन मुल्कों से हमारी दुश्मनी है, उनसे जो सैन्य खतरा रहता है वो खतरे से हम बच जाए तो वो बाहरी सुरक्षा में आ जाता है। इस बाहरी सुरक्षा में अपन ने पढ़ा था कि भैया 4 बातें पढ़ी थी। एक तो था अवरोध की, एक था आत्मसमर्पण की, अवरोध, आत्मसमर्पण, शक्ति संतुलन, गठबंधन, ठीक है, और रक्षा भी आ जाएगा इसमें। आत्मसमर्पण हटा दीजिएगा आप लोग। एक रक्षा मतलब खुद को सेल्फ डिफेंस ये करना। ये चीज अपन लोगों ने इसमें बाहरी सुरक्षा में पढ़ी थी। अब फिर जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमने ये चीज देखी थी, क्या सारा का सारा जो खतरा है वो बाहर से ही है, अंदर से नहीं है। तो अंदर में गृह युद्ध हो गए और जो ऐसी स्थितियां हो गई उन पर चर्चा करी। फिर हमने ये भी देखा कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद है, आंतरिक सुरक्षा को थोड़ा सा कम महत्व दिया गया और बाहरी सुरक्षा पे है ज्यादा फोकस करा गया। परंतु जो विकासशील देश है, एशिया अफ्रीका के ऐसे देश जो उसी समय यूरोप की इन शक्तियों से आजाद हुए थे, उन्होंने आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों जगह पे फोकस करा है। अब यहां पर मतलब मैं सीधी सी बात ये कर सकता हूं कि सैन्य चीजों से बचाव की जो बात है वो पारंपरिक धारणा है। परंतु अपारंपरिक धारणा की जब हम बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर इनसे भी ऊपर चीजें आ जाती हैं। इनसे ऊपर यहां पर बात आती है मानव सुरक्षा की बात। हो अब मानव सुरक्षा की बात होने का मतलब क्या है? यहां पर हर चीज से बचाना, मानव को हर चीज से, मानव को क्या युद्ध से ही खतरा है क्या? नहीं। मानव को क्या सिर्फ गृह युद्ध हो जाने से ही खतरा है क्या? नहीं। मानव को कोई महामारी फैल जाए, कोरोना, खतरा नहीं था क्या हमारे लिए?
आतंकवाद जो फैल रहा है उससे खतरा नहीं है क्या? जो वैश्विक तापवृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उस ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेकों बीमारियां फैल रही है, क्या उससे हमें खतरा नहीं है क्या? जो लगातार हम पेड़ काटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है, क्या उससे हमें खतरा नहीं है क्या? हमें और भी चीजों से खतरा है। मतलब और उन खतरों को कवर करने के लिए ही हम बात करते हैं पारंपरिक की या नॉन ट्रेडिशनल की। मतलब ये पारंपरिक कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ जो चर्चा करते हैं वो सैन्य खतरों की चर्चा करते हैं, तलवारों से, हथियारों से जो सुरक्षा मिल जाए उसकी चर्चा करते हैं, पर अपारंपरिक और भी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल से भी एक बड़ा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखती है। और आज हम इसी अपारंपरिक धारणा की चर्चा करेंगे, हम सुरक्षा की बात यहां पर करेंगे। चलिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है। अब देखिए, सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है ये सिर्फ और सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है। पारंपरिक धारणा तो सिर्फ और सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध थी, बाहर से हम पर अटैक हो गया है, अंदर कंट्रोल करना है, इस प्रकार से ये सैन्य खतरों से। और देखो, अंदर के कंट्रोल में मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि काफी अफ्रीका के विकासशील देश क्या थे, उनको अपने पड़ोसी देशों से तो सुरक्षा करनी थी, उसके साथ साथ देश के अंदर खुद की गद्दी को भी बचाना था, खुद की सरकार को भी बचाना था, क्योंकि वहां की सेना क्या करती थी, वहां के प्रधानमंत्रियों को वहां को हटा करके खुद को बिठा लेती थी। तो अब अगर सेना को मजबूत बनाया तो सरकार को हटा देंगे, और सेना को कमजोर रखा तो पड़ोसी देश मार देंगे। तो इसलिए बड़ी दुविधा में थे। तो अब कहीं ना कहीं अंदर भी जो खतरा चल रहा है वो भी एक सैन्य खतरे की तरह से ही चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पारंपरिक धारणा की बात करते हैं तो सैन्य खतरों, मिलिट्री जो डेंजर हमारे लिए होता है उसकी चर्चा करती है। परंतु अपारंपरिक धारणा सिर्फ और सिर्फ सैन्य खतरों से संबंध नहीं है, इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आशंकाओं को शामिल किया जाता है। किस पर? मानव अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि अभी हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है, हम जैसे लोग आएंगे और आएंगे। आज हम कहते हैं कंगारुओं का अस्तित्व मिट गया, मतलब अब वो दिखते ही नहीं, बचे ही नहीं है, वो खत्म हो चुके हैं। कंगारूज खत्म हो चुके हैं, डायनासोर, शायद डायनासोर है ना, डायनासोर कंगारूज खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, अब इनका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है। डायनासोर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अस्तित्व का मतलब उस प्रजाति का कोई भी व्यक्ति ना दिखे, वो अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो मानव अस्तित्व पर अगर किसी प्रकार का खतरा मंडराता है तो उसको भी हमने यहाँ पर अपारंपरिक धारणा में शामिल करा है। मानव अस्तित्व पर खतरा मंडराने की चीजों में क्या है, जैसे कि हम चर्चा करते हैं महामारी। अब आज महामारी में देखिए ना आप, एक कोरोना आया, एक कोरोना लाखों लोगों को अपने साथ लेकर चला गया, बड़ी दुख की बात है। और बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर को धन्यवाद करिए, जिसको भी आप मानते हैं उसका धन्यवाद करिए कि साहब हम कोरोना जैसी महामारी से बचकर करके निकल करके आ गए और आज हम सभी यहाँ पे सुरक्षित हैं। मैं पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो आज ये महामारियां ऐसी महामारियां थी जो मानव अस्तित्व को खतरे में डाल रही थी। मानव अस्तित्व की सुरक्षा पे बड़ा सवाल था। तो मानव अस्तित्व पर चोट करने वाला वो व्यापक खतरे, उन सभी खतरों को शामिल करा जाएगा जो मानव के अस्तित्व पे खतरा बनेंगे। ये महामारी हो गई। इसके अलावा हम बात करते हैं वैश्विक तापवृद्धि की। अगर मैं बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग जिसे हम कहते हैं, वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, महामारियां हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें मानव अस्तित्व पे खतरा है। परंतु एक बात मुझे बताइए, ये मानव अस्तित्व पे जो खतरा पैदा करा है, किसने करा है? मानव नहीं करा है। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रही? मानव के कारण हो रही है। महामारियां किसके कारण है? लोगों के कारण ही है भैया। नहीं, आप सोचो, प्राचीन भारत में तो हमने कभी किसी महामारी की चर्चा नहीं करी। हमने आज हमारा खान पीन, हमारी जीवन का जो लाइफ स्टाइल है उसको इस प्रकार से बना लिया है कि भैया ये चीजें अब होनी है। हमने प्रकृति को चैलेंज कर दिया, हमने नेचर को चैलेंज करा है। तो फिर नेचर आपके चैलेंज को स्वीकार थोड़ी करेगा, डिशुम डिशुम करके भेजेगा ना वापस। इसकी शुरुआत होती है कि पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भ सुरक्षा किसकी पर सवाल उठाकर। देखिए, अब जब हमने पारंपरिक सुरक्षा की बात करी थी तो सबसे बड़ी बात यह आती कि सुरक्षा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसकी सुरक्षा करनी। जब पारंपरिक सुरक्षा में हम बात करते हैं और वहां पे ये सवाल उठता है सुरक्षा किसकी, संदर्भ बड़ा जरूरी है बेटा। हमेशा ये बात आपको इस चैप्टर में बार बार आई है, संदर्भ और स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसके संदर्भ में ये बात कह रहे हो, किस चीज के रिगार्डिंग में आप ये बात कह रहे हो। संदर्भ बड़ा जरूरी होता है। स्थिति क्या है, वो स्थिति बड़ी आवश्यक होती है। संदर्भ और स्थिति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम सुरक्षा, पारंपरिक सुरक्षा के संदर्भ में कह रहे हैं, जब हम पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं और उस समय यह सवाल उठता है कि सुरक्षा किसकी, तो किसकी सुरक्षा? राज्य की। किसकी सुरक्षा है?
राज्य की, राज्य मतलब देश की सरकार की सुरक्षा है, सरकार की सुरक्षा। अब वो आप बोलोगे सर सरकार की क्यों? भाई सरकार के मतलब यहाँ पे देश की सुरक्षा। कैसे? आज बाहर से खतरा होगा और हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी वहां पे बॉर्डर पे खड़ी है, राष्ट्र सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है। हम बाहर के खतरों की जब चर्चा कर रहे हैं, हम राज्य की बात कर रहे हैं कि देश सुरक्षित होना चाहिए। देश के अंदर किसी प्रकार का गृह युद्ध हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, तो उस समय अगर वो हो रहा है तो किसका नुकसान? देश का नुकसान हो रहा है, देश का खतरा है ना, देश पे खतरा है ना कि हाँ साहब देश जल रहा है, देश में लोग मर रहे हैं, हिंसा हो रही है, किसका खतरा है? देश का। राज्य की सुरक्षा जरूरी है उस समय राज्य की सुरक्षा है। तो अब आप बोलोगे सर जब देश सुरक्षित है तो ऑटोमेटिकली लोग भी सुरक्षित हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है। जहां तक आप सोच रहे हैं वहां तक बिल्कुल ठीक है कि सर जब देश सुरक्षित है हम तो सुरक्षित है, पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है और वहां पे हमारी आर्मी खड़ी है तो हमारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता, नो डाउट। देश सुरक्षित मतलब ऑटोमेटिकली हम सुरक्षित है, ये बात बिल्कुल आपकी जगह सही है। परंतु कुछ जगह ऐसे मामले होते हैं जहां पर देश के अंदर के मामलों में जरूरी है कि मानव की सुरक्षा की बात हो, मानव को सिक्योरिटी मिले। आज महामारियां फैलती हैं तो वहां मानव की सुरक्षा बड़ी जरूरी है। अगर आज लोगों को साफ पीने को पानी नहीं मिल रहा है तो मानव सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल है ना बेटा। हाँ माना हमारी आर्मी खड़ी है, हम वी आर सेफ, हमारा पुलिस प्रशासन है, हिंसा दंगे से बच जाएंगे, हम सेफ है। पर जिनको पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा है, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्या वो सुरक्षा के खतरों में नहीं है? तो जब हम पारंपरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हम राज्य को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, हम हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने की बात करते हैं। और एक नजरिया जब इस पे दौड़ाते हैं तो ये भी दौड़ता है कि जब राज्य सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है। परंतु ये थोड़ा सा अलग है। तो पारंपरिक धारणा में किसकी सुरक्षा होगी? राज्य की सुरक्षा होगी, देश की सुरक्षा की बात होती है। ऐसा करते हुए सुरक्षा के 3 और तत्वों, किन चीजों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा, सुरक्षा के तरीकों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो जब हम ऐसी चर्चा करते हैं कि सुरक्षा, तो यहां पर 3 प्रश्न हमारे सामने और आते हैं। किन चीजों की सुरक्षा करी जाए, कौन कौन सी चीज की सुरक्षा करनी है भैया, किन खतरों से सुरक्षा करनी है? खतरा भी तो पता होना चाहिए ना भैया। आज आप मुझे बोलो सर मुझे समाधान दो, समाधान दो, तो मैं बोलूं भाई समस्या तो बता, समस्या बताएगा तभी तो समाधान मिलेगा। बिना समस्या तो मैं भी का समाधान दे दूं, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं, क्या तेरे जीवन में समस्या चल रही, नहीं बता सकते ना। तो सुरक्षा देनी है ठीक है, पर किन खतरों से, किससे बचाना है? आज कोई मैं बोलो अरे मुझे वो मार देगा, मुझे डर लग रहा, मुझे मार देगा, तो कोई बोलेगा भाई बता तो सही कौन मार देगा, बताना तो जरूरी है। तो किन खतरों से सुरक्षा चाहिए वो होना चाहिए। और फिर सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह होगा कि फिर सुरक्षा करनी किस प्रकार से है, यह भी एक बड़ा सवाल होगा। जब हम संदर्भिक की बात करते हैं तो हमारा आशय होता है सुरक्षा किसको चाहिए, पर जब हम संदर्भ की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सुरक्षा किसको चाहिए। तो पारंपरिक में किसको चाहिए? राज्य को चाहिए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। अब जब हम सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बात करते हैं तो भू क्षेत्र, ठीक है, जो पूरा हमारा जो लैंड एरिया है वो, और उसमें संस्थाओं सहित, संस्थाओं का मतलब जितने भी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है, सरकार सब कुछ जो है राज्यों को संदर्भ माना गया। मतलब पूरा का पूरा आप यहाँ पे कह सकते हैं जो राज्य है उसको संदर्भ माना गया है। देश को सुरक्षित करना यहाँ पे पारंपरिक सुरक्षा में रखा गया है। पारंपरिक सुरक्षा का अर्थ है कि देश को सुरक्षित रखना है, देश की जो बाउंड्रीज है वह सुरक्षित रहनी चाहिए। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भों का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, देखिए अब बड़ा ध्यान से देखिए, पारंपरिक धारणा में जब हम पूछ रहे हैं कि सुरक्षा किसको, तो हमने सीधा सा कह दिया राज्य को, देश को। राज्य को सुरक्षित होना चाहिए, राज्य की सभी संस्थाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सभी सुरक्षित होने चाहिए। क्योंकि हम पारंपरिक धारणा में जो चर्चा कर रहे हैं, भारी खतरों से चर्चा कर रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन जो है उसको बिल्कुल कंट्रोल करना है। और कंट्रोल जब हम लोग उसका बिल्कुल कंट्रोल कर देंगे ना, हम भारी सुरक्षा से बिल्कुल जब कंट्रोल हो जाएंगे, भाई आर्मी का हमें कोई डर नहीं है और नहीं, तो हमारा देश क्या ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। परंतु जब हम अपारंपरिक की बात कर रहे हैं, जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यहां पर अब सुरक्षा किसको, और इसका दायरा उससे भी बड़ा माना गया है। मतलब आप सोचिए, जब हम ये कह रहे हैं कि बाहर से खतरा हो तो देश को सुरक्षित, राज्य को सुरक्षित करना जरूरी है, वहां पर संदर्भ ये है। परंतु जब हम अपारंपरिक धारणा की बात करते हैं, नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं इससे भी बड़ा दायरा है, मतलब और भी ब्रॉड है। सिर्फ और सिर्फ राज्य को सुरक्षित करने का मुद्दा नहीं है, और भी बड़ा मुद्दा है।
तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहे कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। तो जब सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादक हैं, मतलब जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके फाउंडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ राज्य की ही नहीं, व्यक्तियों की और पूरे समुदाय की और कहीं ना कहीं मानवता की सुरक्षा की जरूरत है। मानवता की सुरक्षा की जरूरत है। आज अगर कहीं पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो भी तो गलत है ना, वहां पे भी मानवता मर रही है। महामारी से लोग मर रहे हैं तो वहां पे भी तो मानवता मर रही है। लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण भी तो मानवता मर रही है। लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं पहुंच रहा, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा, तो वो भी तो मानवता है। तो इन सब चीजों से सुरक्षा की आवश्यकता। अब आप मुझे एक बात बताइए, अपन ने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, अगर आपको याद हो तो, नहीं हो तो आप चाहे देख लीजिएगा। आज क्लास 9th में चैप्टर 4 था, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सिर्फ चैप्टर का नाम देख लीजिएगा कि हाँ भाई मनीष सर सच बोल रहे हैं, चैप्टर है तो सही नहीं। भारत में खाद्य सुरक्षा, सुरक्षा शब्द क्यों इस्तेमाल करा गया? यहां कौन सा खतरा था? क्या खतरा था? भूख से लोग मर जाएंगे। तो भारत के पास कितना खाद है, कितना खाद्यान्न है, फूड आइटम्स आसपास कितने हैं कि कितने लोगों तक पूरी भारत की आबादी जीवित रह सकती है। तो मानवता की सुरक्षा की जरूरत यहाँ पे बात करी गई है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। तो यहाँ पर इस कारण जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है उसको मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा कहा जाता है, कि वह मानवता की सुरक्षा हो और विश्व की रक्षा हो। तो इसलिए अब भी हम यहाँ चर्चा करेंगे मानव सुरक्षा का और वैश्विक सुरक्षा की हम लोग चर्चा करेंगे। अपारंपरिक जो धारणा है वो मानवता की सुरक्षा पर और विश्व रक्षा पर बड़ा ध्यान देती है। मानवता की रक्षा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा पहला जो है ये ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी। मानवता की रक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। मतलब जनता जनार्दन, जो जनता है उसकी सुरक्षा को राज्य से बढ़कर के माना गया कि उसकी सुरक्षा होना बड़ा जरूरी है। जनता जनार्दन की जो सुरक्षा है वो होना बड़ा जरूरी है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। अब देखिए, मानव की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा, देश की सरकार की सुरक्षा और मानव की सुरक्षा दोनों पूरक होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब मानव सुरक्षित है तो देश भी सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो मानव भी सुरक्षित है। ऐसा होना चाहिए और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। ये बात सत्य है कि दोनों पूरक होने चाहिए, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए। कि राज्य सुरक्षित है तो मानव, उस देश की जनता भी सुरक्षित है, और जनता सुरक्षित है तो राज्य भी सुरक्षित है। ऐसा होना चाहिए और होता भी है, परंतु हर बार ऐसा नहीं है कि जहां पे सुरक्षित राज्य है वहां पर जनता भी सुरक्षित हो, वहां पे जो पॉपुलेशन है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो भी सुरक्षित हो। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अब नागरिकों को कोई विदेशी हमला कर दे, उससे बचाना ये सुरक्षा है, परंतु सिर्फ इसको इतना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। देखिए, आप लोगों को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, सत्यमेव जयते में एक बार बताया गया था कि एक बार आज एक प्लेन क्रैश हो जाए ना, और उसमें पता चले साहब 300 लोग, 350 लोग मर गए हैं, बड़ा धक्का हम लोगों को लगेगा, और साहब कितने लोग मर गए। पर बोले इससे भी ज्यादा डेली बेसिस पर रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, पर हमें पता नहीं चलता क्योंकि एक एक दो दो की खबर हम तक पहुंचती, एक एक दो दो की खबर ही हम लोगों तक पहुंचती। इसी प्रकार से क्या है, पारंपरिक धारणा में क्या है, जब सुरक्षा बाहर से जब हमले होते हैं और ये होते हैं, कितने हमले होते हैं, कौन से देश पे कितने बार, ऐसा तो है नहीं कि हर साल 2-3 युद्ध लड़ ही रहा है देश, ऐसा तो नहीं है ना। नागरिकों को जब लड़ाई होती है तो नागरिकों पे बहुत एंडिंग में जाकर के अटैक करा जाता है, पहले तो मिलिट्री लड़ती है। जितना बाहर के युद्धों से लोगों को नहीं मारा जाता, उससे ज्यादा तो कभी कभार किसी देशों में सरकारें जो है वो लोगों को मार देती। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, याद करिए कक्षा 9 में आपने हिटलर के बारे में पढ़ा था। हिटलर ने यहूदियों को मारा। यहूदियों को कौन सा खतरा बाहर से था? कोई बाहर से अटैक हुआ? हिटलर वहां की सरकार था, शासन में था, तानाशाह था, उसने यहूदियों को मारा। इस प्रकार से आज भी विश्व के अनेकों कोनों में जो लोग हैं उन पर सरकारें बड़ा अत्याचार कर रही हैं। तो ये किस पे आएगा? अपारंपरिक धारणा पे। देश सुरक्षित है, सरकार सुरक्षित है, पर जनता सुरक्षित नहीं है। जनता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सच्चाई यह है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए हैं, उससे कई ज्यादा लोग तो अपनी ही सरकारों के हाथों मारे रहे हैं।
ठीक है, मतलब 100 वर्ष, पिछले 100 वर्ष अगर आप देखेंगे तो जितने लोग विदेशी सेना के हाथों से नहीं मरे, मतलब किसी दूसरे देश की सेना ने नहीं मारा है, उससे ज्यादा तो देश की सरकारों ने लोगों को मार दिया है। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षण है। बहरहाल इस बात में मतभेद है कि ठीक ठीक ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। अब जो मानवता की सुरक्षा के सभी परोपकार मतलब जो सपोर्ट करते हैं, हम लोग पारंपरिक धारणा पढ़ रहे हैं, उसमें मानवता की सुरक्षा पढ़ रहे हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, और जो ह्यूमन सिक्योरिटी को, मानवता की सुरक्षा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्यक्तियों को बचाना, व्यक्तियों को सेफ करना, सिक्योर करना। हाँ, परंतु अभी इस बात पर मतभेद है कि कौन कौन से खतरों से बचाया जाना चाहिए, ऐसे कौन से खतरे हैं जिनसे कि व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए, जिनमें संरक्षण की आवश्यकता लोगों को है, तो कौन से खतरे होने चाहिए जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मतलब इस बात पे तो ये सारे के सारे मानवता की सुरक्षा के जो सपोर्टर्स है वो इस बात पे तो रेडी हैं, इस बात को तो मानते हैं कि मानव की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा होना बड़ा जरूरी है। पर अब भी इस बात पे डिस्प्यूट है, इस बात पर मतभेद है कि कौन कौन से खतरों से उनको बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों को जोर व्यक्तियों का हिंसक खतरा यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहे तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है कि व्यक्ति और समुदाय को अंदरूनी खून खराबा से बचाना है। देखिए, अब हिंसक जो खतरे होते हैं उनसे बचाना, अंदर कोई खून खराबा हो रहा है, इन सब चीजों से जो है बचाने की बात करते हैं। और जो पहले महासचिव थे कोफी अन्नान, ये हैं कोफी अन्नान जी, और आपको पढ़ाया भी था मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव बने हैं अभी तक 9, उनमें नाम था कोफी अन्नान जी का। तो कोफी अन्नान जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति और समुदायों को अंदरूनी खून खराबे से बचाना, मतलब जो देश के अंदर जो भी खून खराबा होता है उससे बचाना ही कहीं ना कहीं मानव की सुरक्षा की धारणा है। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कई ज्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए, अब ये जो लोग हैं ना यहाँ पे, ये भी मानवता की सुरक्षा को सपोर्ट करते हैं, पर इनका जो अर्थ है वो बड़ा संकीर्ण है, नेरो है, मतलब वो छोटे लेवल तक कैसे सोचते हैं। उनका मानना कि खून खराबे से जो लोग मर जाए उनको बचाना, बस वो इतना सा सोच रहे हैं। पर जो इस मानवता की सुरक्षा पे व्यापक अर्थ में सोचते हैं, बड़े लेवल पे जो लोग सोचते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि आतंकवाद से, ठीक है, बाकी इन हथियारों के युद्ध से, खून खराबे से, इनसे तो बचाना ही चाहिए, ये तो राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है। परंतु इसके साथ साथ किसमें, अकाल, जब बिल्कुल सूखा पड़ जाता, कुछ नहीं होता, महामारी या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, इन सब के समय में भी लोगों को बचाना बड़ा जरूरी है। ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जितने लोग युद्ध में, जनसंहार में और आतंकवाद में साथ मिलकर के मारे जाते हैं, उससे बड़ी संख्या में तो लोग महामारियों से मर जाते हैं, अकाल से मर जाते हैं, आपदाओं से मर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो मानवता की सुरक्षा का जो व्यापक अर्थ लेकर के चलते हैं जो लोग, जो परोपकारी, इनको जो सपोर्ट करते हैं, वो उनका समर्थन करने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ खून खराबे से बचाने वाले मुद्दों पर ही ध्यान ना दिया जाए, बल्कि अकाल पे, महामारी पर और उसके साथ जो आपदा है, जो प्राकृतिक आपदा है, उनसे भी बचाने पर व्यक्ति का ध्यान, सरकार का ध्यान होना चाहिए कि इन चीज़ों से भी हमें व्यक्तियों को बचाना है, संरक्षित करना है। युद्ध आप जानते हैं, जनसंहार मतलब देश में किसी लोगों को बड़े लेवल पे मारा जाए। आतंकवाद आप सभी को पता ही है, जितने लोगों को मारते हैं उससे कई ज्यादा लोग अकाल से मर जाते हैं, महामारी से मर जाते हैं और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं, तो इनसे मर जाते हैं। अब प्राकृतिक आपदा भी आप देखते हैं कि कितनी होती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी चक्रवात है वो आ जाते हैं, ठीक है, भूकंप आ जाएंगे, अलग अलग प्रकार के जो आपदा है उनसे बचाना चाहिए। इन सब में भी जरूरी है कि व्यक्ति की सुरक्षा हो, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद या उन्हीं में ही नहीं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहे तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नजर में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। देखिए, अब अगर अपन इस अपारंपरिक धारणा का एक निष्कर्ष निकाल करके बात करें, और ये जो अपारंपरिक धारणा में जो मानव की सुरक्षा आता है, मानव की सुरक्षा की बात होती है, मानवता की सुरक्षा की बात होती है, उसमें कहा गया है कि यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा मतलब व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा भी होनी चाहिए और मानवीय गरिमा की सुरक्षा भी होनी चाहिए। आर्थिक सुरक्षा का मतलब क्या है,
उसके पास उसको जीवन जीने के लिए इतना अर्थ मतलब इतना तो धन होना चाहिए कि वो अपना जीवन जी सके। जैसे कि अपन हमेशा कहते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिले एक समान। ये 5 चीजें तो हर व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए, जिससे वो अपना जीवन बेहतर तरीके से जी पाए, अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जीवन स्तर, उसको बेहतर बना पाए। तो आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, सरकार उनको रोजगार प्रोवाइड कराए। जिन लोगों के पास धन की कमी है, उनको सरकार धन के द्वारा रोटी, कपड़ा, मकान देने के काम करे। ये सब आर्थिक सुरक्षा में आ जाते हैं। मानवीय गरिमा की सुरक्षा, मानवीय गरिमा मतलब जो मानव का आत्मसम्मान है, जो मानव का सम्मान है, डिग्निटी है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। आपने क्लास 11th में जब चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा होगा राजनीतिक सिद्धांत की किताब में कि एक मानव का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मानव है, इसलिए नहीं कि वो इस जाति का है, इस वर्ग का है, यहाँ रहता है, वहां रहता है, अमीर है, इस रंग का है, इसलिए नहीं, इसलिए सम्मान होना चाहिए कि वो मानव है और मानव होने के नाते सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए मानव की जो गरिमा है उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। मानवीय गरिमा की सुरक्षा मतलब किसी व्यक्ति को अपमानित करना नहीं होना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के जो उसका सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यह भी बात आती है क्योंकि वो जब आ रहा है, मानवीय गरिमा की जो सुरक्षा है वो भी बड़ी जरूरी, उसके आत्मसम्मान जो है वो भी बड़ा जरूरी है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं मानवता की सुरक्षा में, तो आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। और एक अलग अंदाज में कहें और शॉर्ट में अगर हम कहें तो अभाव से मुक्ति। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। जिस चीज की कमी होती है तो उस कमी से मुक्ति हो, उससे व्यक्ति को मुक्ति मिले। कमी मतलब रोटी की कमी, सुबह का खाना खा लिया, शाम के खाने के पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो रोटी की कमी है। एक ही ड्रेस है, एक ड्रेस फटे फटे कुछ भी हो बस वही पहन करके निकलना होता है। कपड़े की कमी, धन की कमी, शिक्षा की कमी, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी, तो ये जितनी भी कमियां, इन सब कमियों से मुक्ति मिले, ये बात करती है अपारंपरिक धारणा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑफ नोशन। और भय से मुक्ति, ये डर है ना, जो डर हमारे अंदर बैठा, वो डर से भी मुक्ति मिलनी चाहिए। साहब ये उस वर्ग का है, हम पर ऐसा कर देगा, ये वैसा है, ये हमको ऐसे कर देगा, ये अमीर लोग है साहब हमें मारेंगे, ऐसा ये भय से है, ये जो डर है उससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। यही चर्चा अपारंपरिक धारणा या नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में करी जाती है। विश्वव्यापी खतरे, तो अब हमने मानव सुरक्षा के, मानवता की जो सुरक्षा उसकी बात करी। अब विश्वव्यापी खतरे देखते हैं, जैसे वैश्विक तापवर्ती। अब विश्वव्यापी खतरों का मतलब क्या है? ऐसे खतरे जो पूरे विश्व में व्याप्त हैं, एक देश में, एक राज्य में, एक एरिया में नहीं, पूरे विश्व में व्याप्त है। और जब पूरे खतरे पूरे विश्व में व्याप्त है तो उनके लिए लड़ना भी किसको पड़ेगा? पूरे विश्व को मिलकर के लड़ना पड़ेगा, अकेले किसी देश के लड़ने से काम नहीं चलेगा। तो विश्वव्यापी खतरे जैसे कि वैश्विक तापवर्ती मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद मतलब जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, टेररिज्म सबके लिए ही खतरा है। अब आतंकवाद का अर्थ क्या होता है? आतंकवाद में क्या होता है? नागरिकों को निशाना बनाया जाता है सरकार को कमजोर करने के लिए। एड्स, बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। तो अब एड्स, बर्ड फ्लू और ऐसी जो बड़ी बड़ी महामारियां हैं उनके कारण 1990 में विश्व सुरक्षा की जो धारणा है वो भी उठी। हमने मानव सुरक्षा की बात करी है, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करी है, अब हम बात कर रहे हैं विश्व सुरक्षा या जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी। हमने मानव सुरक्षा की बात कर ली, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर ली, अब हम ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करें। यहाँ पे जैसे महामारी के कारण काफी लोग जो है वो बेडों पे लेटे हुए हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज्यादा झेलनी पड़े। देखिए अब जो ऐसी समस्या है इनका समाधान कोई एक अकेला देश नहीं कर सकता, सबको मिलकर के ही काम करना होगा। वैश्विक तापवृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है देशों में, उनको कम करना होगा। अब वो एक देश कर देगा तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सबको मिलकर करके काम करना पड़ेगा। महामारियों से बचना है तो सबको एक बेहतर, पूरे विश्व को एक अच्छी लाइफ स्टाइल अपनानी होगी, हमें हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। तो इस प्रकार से पूरे विश्व को मिलकर करके इन चीजों पे क्या है, साथ में लड़ना है और साथ में काम करना है इन चीजों से। परंतु हो सकता है कभी कभार ऐसा हो किसी वैश्विक तापवृद्धि का, किसी महामारी का किसी देश पे कुछ ज्यादा अफेक्ट पड़े, उसको कुछ ज्यादा नुकसान हो एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। अब महामारी में मैं बात करूं कोरोना। अब आप बहुत सी बार मुझे बच्चे कहते हैं सर, आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं सर आप सरकारों की बहुत तारीफ करते हो, सरकारों ने अच्छा किया है, ये क्या। देखिए सरकारों की तारीफ करने की जगह करनी भी चाहिए। सरकारों की तारीफ कोरोना के समय में मैं ऐसा कहता हूं कि जहां बड़े बड़े जो विकसित देश है ना, वो बिल्कुल
टाइट हो गए थे और करना क्या करें क्या, उस समय भारत की सरकारों ने बिल्कुल स्थिरता के साथ काम करा है और मतलब इन विकसित देशों की तुलना में बहुत बेहतर तरीके से काम करा है। इसलिए केंद्र सरकारों और सभी राज्यों की सरकारों ने बहुत अच्छा काम करा और इनके अलावा हमारे देश के डॉक्टर्स लाजवाब ही है व्यक्ति, गजब, जितना सल्यूट करे उतना कम है। देश के डॉक्टर्स, देश के पुलिसकर्मी, देश के सफाई कर्मचारी, ये वह लोग थे जब हम सब घरों में बैठे हुए थे पर इन्होंने हमारी रक्षा के लिए काम करा, हमारी सुरक्षा के लिए काम करा और हमारी सरकारों ने भी बहुत अच्छी तरीके से हर चीज को मैनेज करके उस समय उस महामारी से हमें बचाया। उदाहरण के लिए वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोवेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। अब जैसे मान लीजिए वैश्विक तापवृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बांग्लादेश का जो 20% हिस्सा है वो पानी में डूब जाएगा, मालदीव पूरा सागर में समा जाएगा, सागर में चला जाएगा और थाईलैंड जो है वो 50% आबादी को खतरा हो जाएगा। चूंकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। अब इस समस्या की प्रकृति पूरे विश्व में है तो इसलिए इनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में थोड़ी सी समस्या आएंगी पर करना जरूरी है। और देखिए ऐसी बात नहीं है कि सहयोग हुए नहीं है, 1987 में भी प्रोटोकॉल हुए हैं, 1997 में भी हुआ है, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, 92 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ है पर्यावरण को सुधारने के लिए, काम हुए हैं, सहयोग करने की बातें चल रही है पर जितना मीटिंगों में सहयोग दिखाते हैं उतना सहयोग एक्चुअल में होता नहीं है। सुधार किए हैं पूरे विश्व में पर अभी और की भी आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने चैनल लर्निंग शॉर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और नीचे दे रखा है टेलीग्राम का लिंक जिसका आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका आपको सभी नवीन जानकारी मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।